हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस बेहद खास विश्लेषण में हम कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन यानी संविधान निर्माण की प्रक्रिया को डिटेल में समझेंगे। ये आप सभी सेकेंडरी स्टूडेंट्स के लिए एक परफेक्ट स्टडी गाइड होने वाली है, जहां हम रूल्स, सामाजिक न्याय और एक देश को चलाने के लिए कानून की असली आवश्यकता पर बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हमारी चर्चा इन 5 मुख्य हिस्सों में बटी है। हम खेल के नियमों से शुरू करके साउथ अफ्रीका में सोशल जस्टिस का स्ट्रगल और फिर अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बनने की पूरी कहानी को समझेंगे। तो सबसे पहले एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, रूल्स यानी नियमों की आवश्यकता। जरा इमेजिन कीजिए, एक क्रिकेट मैच चल रहा है, पर ग्राउंड पर ना तो कोई अंपायर है और ना ही रन बनाने के कोई रूल्स। क्या होगा? किसी प्लेयर ने शॉट मारा और दोनों टीम्स इस बात पर लड़ रही हैं कि ये 4 रन है या नहीं। पूरा केओस, राइट? ऐसा खेल तो कभी पूरा ही नहीं हो पाएगा। अब इसी सेम लॉजिक को एक देश पर अप्लाई करके देखिए। एक तरफ बिना अंपायर का क्रिकेट मैच जहां सिर्फ लड़ाइयां हैं, और ठीक दूसरी तरफ एक ऐसा देश जहां कानून या रूल्स की कोई प्रणाली नहीं है। अगर देश में रूल्स ना हो तो सोच लीजिए कितनी बड़ी गड़बड़ हो सकती है। हर कोई अपनी मर्जी चलाएगा, अराजकता फैलेगी और लोगों का सुरक्षित रहना लिटरली इम्पॉसिबल हो जाएगा। और बस इसी अराजकता से बचने के लिए हमें जरूरत पड़ती है संविधान की। बेसिकली ये एक अल्टीमेट रिटन डॉक्यूमेंट होता है, एक ऐसी रूल बुक जिसमें देश को चलाने के सारे जरूरी नियम लिखे होते हैं। इसी से तय होता है कि देश सुरक्षित, फेयर और शांतिपूर्ण तरीके से कैसे चलेगा। चलिए अब थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं और देखते हैं कि जब रूल्स गलत और भेदभाव भरे होते हैं तो उसका क्या असर होता है। बात करते हैं साउथ अफ्रीका के सामाजिक न्याय की। आप सभी ने अपार्थेड या रंग भेद का नाम तो सुना ही होगा। ये एक ऐसी सिस्टम थी जहां स्किन कलर के आधार पर लोगों के साथ खुलेआम भेदभाव होता था। वहां की गोरी माइनॉरिटी सरकार ने इस सिस्टम का फायदा उठाकर मेजॉरिटी मूल निवासियों को बुरी तरह दबा कर रखा। ये रूल्स का एक बहुत ही डरावना और अनफेयर रूप था। जाहिर है ऐसी नाइंसाफी के खिलाफ आवाज तो उठनी ही थी। 1950 के दशक आते आते विरोध तेजी से शुरू हो गया। 1964 में महान नेता नेल्सन मंडेला को जेल भेज दिया गया, जहां उन्होंने लगभग 28 साल गुजारे। बट उनका स्ट्रगल रुका नहीं और आखिरकार 26 अप्रैल 1994 को साउथ अफ्रीका को आजादी मिली और एक नए डेमोक्रेटिक देश का जन्म हुआ। लेकिन यहाँ सबसे अमेजिंग बात क्या हुई पता है? जब आजादी मिली तो ऑप्रेस्ड मेजॉरिटी ने बदला लेने के बजाय माफ करने का रास्ता चुना। उन्होंने अपने पास्ट के दर्द को भूलकर एक ऐसे लोकतंत्र का निर्माण किया जो पूरी तरह से इक्वालिटी और सोशल जस्टिस पर बेस्ड था। उन्होंने एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था सबके लिए लागू की। ये हिस्ट्री में कॉम्प्रोमाइज और न्याय का एक बहुत बड़ा और खूबसूरत एग्जाम्पल है। सो इस सबसे हमें क्या समझ आता है? एक रूल बुक यानी संविधान आखिर इतना एसेंशियल क्यों है? देखिए, किसी भी संविधान के मेनली 4 मुख्य काम होते हैं। पहला, ये अलग अलग कम्युनिटीज के बीच ट्रस्ट बिल्ड करता है। दूसरा, ये बिल्कुल क्लियर करता है कि देश की सरकार आखिर बनेगी कैसे। तीसरा, ये सरकार की पावर पर एक लिमिट लगाता है ताकि कोई अपने पावर का गलत इस्तेमाल ना करे। और चौथा, ये सभी नागरिकों की आजादी और अधिकारों की प्रोटेक्ट करता है। एग्जाम के नजरिए से यहाँ एक क्रूशियल पॉइंट नोट कीजिएगा। दुनिया में ऐसे बहुत से देश हैं जिनके पास संविधान तो है, बट वहाँ लोकतंत्र या डेमोक्रेसी नहीं है। लेकिन इसका उल्टा हमेशा सच होता है। दुनिया के जितने भी डेमोक्रेटिक देश हैं, उनके पास एक संविधान होना 100% अनिवार्य है। बिना इस रूल बुक के डेमोक्रेसी सर्वाइव ही नहीं कर सकती। चलिए अब वापस अपने देश आते हैं और समझते हैं कि भारतीय संविधान, जो कि एक मेटिकुलसली प्लान्ड रूल बुक है, आखिर ड्राफ्ट कैसे हुआ। आप लोगों को लगता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का काम आजादी के बाद शुरू हुआ, राइट? एक्चुअली नहीं। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू जी ने संविधान का एक इनिशियल ड्राफ्ट तैयार कर लिया था और फिर 1931 के कराची सेशन में ही यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज यानी सभी को समान रूप से वोट देने का अधिकार, इस पर पूरी सहमति बन चुकी थी। मतलब हमारे लीडर्स का विजन आजादी से सालों पहले ही क्रिस्टल क्लियर था। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स बहुत ओपन माइंडेड थे। उन्होंने दुनिया भर की बेस्ट डेमोक्रेसी से सीखने में कभी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उन्होंने फ्रांस से आजादी और समानता के आइडियाज लिए, ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया और अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट लिया। इट्स लिटरली लाइक कंबाइनिंग द बेस्ट आइडियाज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इस मैसिव टास्क को पूरा किसने किया? जी हाँ, ठीक 299 सदस्यों ने। पार्टीशन के बाद संविधान सभा में बचे इन 299 लोगों ने मिलकर हमारे संविधान का फाइनल दस्तावेज तैयार किया। ये 299 लोग उस वक्त पूरे देश की आवाज थे। लेकिन इतने विशाल देश के लिए नियम बनाना कोई छोटा काम थोड़ी था। सोचकर देखिए इसमें कितना वक्त लगा होगा। एग्जैक्टली 2 साल 11 महीने और 18 दिन। सभा के लोगों ने एक एक रूल, एक एक वर्ड पर लंबी बहस की, डिस्कशन किया और तब जाके इसे एक फ्लॉलेस फाइनल रूप दिया गया। अब यहाँ 2 डेट्स हैं जिनमें स्टूडेंट्स अक्सर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इस डॉक्यूमेंट को फॉर्मली अपना लिया था, लेकिन इसको ऑफिशियली लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, जिसे हम बड़े गर्व से रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। और 26 जनवरी ही क्यों चुनी गई? क्योंकि उसी 1931 के हिस्टोरिक कराची सेशन को सम्मानित करना था। अब आते हैं इस चर्चा के आखिरी और शायद सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर। आखिर आज भी हम इस संविधान सभा और उनके बनाए कानून पर इतना विश्वास क्यों करते हैं? देखिए, भले ही उस जमाने में आम जनता ने डायरेक्टली वोट करके इन मेंबर्स को नहीं चुना था, लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शंस के जरिए ये इंश्योर जरूर किया गया था कि प्रांतीय असेंबलियों से आने वाले लोग हर रीजन, धर्म और वर्ग को रिप्रेजेंट करें। वो सभा सच में भारत की डाइवर्सिटी का एक परफेक्ट आईना थी। और इस विश्वास का सबसे बड़ा सबूत क्या है?
रिजल्ट हम सबके सामने है। दुनिया के बहुत से देशों में संविधान फेल हो गए या उन्हें दोबारा लिखना पड़ा, लेकिन भारतीय संविधान लगभग 70 साल से भी ज्यादा वक्त से हमारे देश को एकदम स्टेबली गाइड कर रहा है। इसके बेसिक स्ट्रक्चर पर आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाई। ये अपने आप में आपसी सहमति और ट्रस्ट की एक बहुत बड़ी जीत है। तो चलते चलते इस एक सवाल पर सोचिएगा जरूर, आखिर कैसे एक 70 साल पुराने डॉक्यूमेंट आज भी इतनी वास्ट और डाइवर्स पॉपुलेशन को एक साथ एक धागे में पिरोकर रख पाता है। यही असल ताकत होती है एक सही, निष्पक्ष और दूरदर्शी संविधान की। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस स्टडी गाइड एक्सप्लेनर से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मिलती हैं ऐसे ही किसी और मजेदार विश्लेषण में, तब तक के लिए सीखते रहिए।